आपने मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट किया होगा तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये आता है कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं है। बोलते हैं ना कि यार मुझे तो हॉबी, मुझे पता ही नहीं है मेरी हॉबी क्या है। पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई दोस्त कर रहा है तो वो भी करने लग जाएंगे, लेकिन उन्हें बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं था। मैं तैयारी कर ही रही थी और वो कोविड का जो दौर आया वो सबसे बुरा पल था उन सभी के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ खोया। मैंने भी मेरे पापा खोए मतलब इस कोविड के दौरान। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर विजिट किया होगा, अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप कर सकते हैं। टॉपर स्टॉक का सीरीज़ चल रहा है, उस पर आप देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं और उनके इस चैनल पर डाल रखे हैं। तो हमारे सामने रोशनी कुर्मी मैम है जिनका डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। तो मैम से जानेंगे उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, सारा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम को शुभकामना देना चाहिए। मैम से जानेंगे उनका परिचय। थैंक यू अर्जुन। पहले तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम रोशनी कुर्मी है और मैं 2020 MPPSC में DSP पद पर सिलेक्शन हुआ है और अभी मैंने 6th रैंक हासिल की है और 2019 का भी मेरा इंटरव्यू अभी बाकी है। तो मेरी ये जर्नी तो मतलब काफ़ी लंबी रही है, क्योंकि इसके पहले मैंने पटवारी जॉब भी की है। तो अभी मुझे मतलब ये कठिन रहा है मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि जॉब में रहते हुए और पढ़ाई करना ये थोड़ा मुश्किल रहता है। आप पटवारी में कब से हैं? मैं 2017 में मेरा मतलब 2018 में सिलेक्शन हुआ था, 2017 का नोटिफिकेशन। जब से आप उस जॉब में भी लगे हैं, जॉब के साथ में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट? हाँ बिल्कुल, 2000 मतलब तब से मैं कर ही रही हूँ और 2018 का मेरा मेंस। स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? इसके बाद जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, किस स्ट्रीम में हुआ है? मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी से की थी मैंने, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की थी वहीं सागर से, SBNIT कॉलेज है। और उसके बाद मैंने UPSC के लिए प्रिपरेशन शुरू की। तो UPSC में मैंने एक ही अटैम्प्ट दिया, उसके बाद मैं MPPSC में एंटर की। कब से स्टार्ट किया था आपने UPSC का प्रिपरेशन? मैंने 2017 से किया था UPSC के लिए। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो गया था? मेरा 16 में। 16 में। हाँ, UPSC की तैयारी शुरू की थी तो लगता था कि UPSC ही करेंगे। और उसके बाद जैसे ही कोचिंग ख़त्म हुई तो मतलब एक अटैम्प्ट लिया मैंने, लेकिन प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो फिर इसके बाद मैंने 2018 का MPPSC का एग्ज़ाम दिया, तो प्रीलिम्स उसमें आसानी से हो गया। तो मेंस दिया, मेंस में मतलब लगा कि हाँ MPPSC में अच्छे से कर लूँगी, तो MPPSC में मतलब एंटर की और मैंने मेंस उसी दौरान 3-4 महीने में कवर किया था। तो उससे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और उस समय मुझे शायद आंसर राइटिंग का पैटर्न नहीं पता था कि किस तरह से करना चाहिए। मैंने एनालिटिकल वे में आंसर लिखे, तो शायद उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 18 में। और तब से मतलब सेल्फ ही मैंने तैयारी की। 18 के बाद 19 के लिए मैंने प्रीलिम्स दिया और मेंस की सेल्फ ही तैयारी की। तो मेरी जो जर्नी रही है तो उसमें मैंने स्लॉट वाइज तैयारी की है कि 19 में मैंने थोड़ा नोट्स बनाए और खुद से एवोल्यूशन किया कि मतलब किस तरह से और सुधार करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने फिर 20 में भी 3-4 महीने में वो जो मेरे बचा हुआ स्लॉट थे, मतलब मेंस में क्या क्या और तैयारी करनी बाकी है, तो वो मैंने 20 में तैयारी की। तो इस तरह से मेरी जर्नी थोड़ी टुकड़ों में रही, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रही, क्योंकि मैं जॉब में थी तो थोड़ा मतलब समय देना भी मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से मेरा 2020 में सिलेक्शन हुआ और 2020 में भी मैं 2-3 महीने ही पढ़ाई कर पाई थी ठीक तरीके से। सकते हैं कि आपने जो जॉब था उसके साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसी के साथ में आपने सिलेक्शन ली। इसके दौरान जो आपका मेंस राइटिंग है, इसमें स्ट्रेटजी तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी की जो वीडियो है काफ़ी सारे टॉपर्स ने बता दी हैं और यूट्यूब पर डले भी होंगे। तो हम मेन जो चीज़ें जो एक स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मेंस की जो आंसर राइटिंग है, नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो उसके जैसे तैयारी की बात आती है ना, तो सबसे पहले मेरा तो एक ही मतलब मानना है कि जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं चीज़ें, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हों, तो उन नोट्स को बार बार पढ़ो। पहले तो हमें खुद से पूरा तैयार करना पड़ता है, मतलब नोट्स को पढ़ना, उनमें मतलब उन पर अपनी कमांड बनाना कि उनमें क्या मतलब चीज़ें याद करना, और उसके बाद फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना, ये ज़रूरी रहता है।
और ऐसा एक मेन क्वेश्चन रहता है कि नोट्स किस तरह से बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए टॉपिक वाइज हम चीज़ें लेते हैं, या तो प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में हम नोट्स बना सकते हैं कि MPPSC के द्वारा कौन कौन से 3 मार्कर, 11 या 5 मार्कर पूछे जा सकते हैं, तो उस तरह से बना सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज बना लो। तो नोट्स का ये रहता है कि कोई भी टॉपिक हो तो अगर हमने प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में बनाया है तो सेम क्वेश्चन शायद हमें MPPSC में भी देखने मिल जाता है, मतलब मेंस में। तो अगर और जैसे हमारे नोट्स रहते हैं, हमारा आंसर मेन कॉपी में भी वैसा ही रहता है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा देखा जाता है कि नोट्स बनाने में हमें बहुत आलस आता है, क्योंकि जो ऐसे मार्केट में जो भी इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल हैं उनमें काफ़ी कम शब्दों में कंटेंट रहता है। तो लगता है कि अरे नहीं बनाने से चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे जब खुद के लिखे हुए नोट्स रहते हैं ना, तो उनको रिवीजन करने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। और मतलब हमें आखिरी दिन के लिए तैयारी करनी होती है। उन 6 दिनों में हमें मतलब जो भी हमने साल भर पढ़ा है या जो भी हमने पिछले समय में पढ़ा है वो हमें रिवीजन करके जाना होता है। तो वो सिर्फ हमारे हैंड रिटन नोट से ही तैयार और मेंस। तो आपने मेंस के बाद प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट किया था? जैसे कि मैंने बताया कि UPSC मैंने दिया हुआ था, तो मेरा मतलब डिटेल में चीज़ें तैयार थी जो कोर सब्जेक्ट होते हैं। और बाकी मैंने पहले जैसे पटवारी था उस समय एग्ज़ाम, तो मैंने MP वहाँ से पढ़ा था, मतलब पटवारी के लिए पढ़ा था MP, तो मेरा MP कवर हो गया था। बाकी मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो प्रीलिम्स की ऐसा नहीं है कि इस अलग से तैयारी की जाए। मेरा मानना ये है कि सीधा हम मेंस की तैयारी करें तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक हो ही जाता है। कि पहले मेंस का प्रिपरेशन। हाँ बिल्कुल, पहले मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में हमारा प्री हो भी जाता है तो हम मेंस के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो फिर वो हमारा प्री ज़ाया चला जाता है। तो पहले मेंस की तैयारी करें अच्छे से, उसके बाद फिर मतलब प्री। आपने मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट किया होगा, तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये आता है कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं है, ऐसे भी कुछ आपके सामने आया केस? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में जब मैं अभी आई थी पिछले साल, तो मतलब 2019 में भी ये दिक्कत आती थी, क्योंकि उस समय काफ़ी लेंथी रहता था। लेकिन 2020 में ये कम प्रॉब्लम आई कि मैं पेपर कंप्लीट ना कर पाई हूँ। लेकिन इसका जो अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपको चीज़ें याद नहीं हैं, क्योंकि हमें यदि याद रहता है तो हम जल्दी से वहाँ पे मतलब डिलीवर कर देते हैं चीज़ें। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप रिवाइज़ करें, जितना से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करेंगे उतना मतलब आप जल्दी चीज़ें डिलीवर करेंगे। तो रिवीज़न ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर पेपर नहीं भी हो पा रहा है तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है उसमें वो स्पीड बहुत मैटर नहीं करती है, क्योंकि बहुत मतलब शब्द सीमा बहुत कम कर दी गई है। तो वो तो आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन आप फोकस रखिए इस चीज़ पे कि आपके पास अधिक से अधिक कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो, और आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आंसर मतलब प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आंसर राइटिंग करें। तो ये आएगा प्रैक्टिस से। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, आप घर पे रूम पे मतलब कर सकते हैं यदि प्रैक्टिस, तो वो करिए। बाकी मतलब जो नहीं लिखने वाला कि पूरा नहीं हो पा रहा पेपर, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप बार बार रिवाइज करें चीज़ें। यदि हमें याद रहेगा तो हम बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। जैसे आपने बोला कि टेस्ट सीरीज का बोला, टेस्ट सीरीज अगर इंदौर की जो इंस्टीट्यूट की बात की जाए, कोई सी भी कोचिंग का कर सकते हैं? हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि क्वेश्चन का मतलब थोड़ा हम जब तैयारी करते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं, कौन से नहीं। तो ये तो ज़रूरी रहता है थोड़ा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा है कि एक आध ऐसे ही कर लो और एक बहुत अच्छी कर लो, तो इतने में भी चल जाता है, क्योंकि मेन होता है हमारा लिखना। अगर हम लिखेंगे तो हम ज़रूर सुधार करते हैं। ये मैंने खुद में मतलब ये चीज़ें देखी हैं कि जहाँ मेरा मतलब मेंस देने वाले समझते होंगे कि मेरा 65 से स्कोरिंग शुरू हुआ था। अच्छा। और टेस्ट सीरीज़ में मैं फिर 90 तक गई। और मैंने ये चीज़ें लगातार 3-4 महीने में मतलब अपना वो किया था एवेल्यूएशन की, ठीक है अब चीज़ें इंटरव्यू हुआ था आपका, उसका प्रिपरेशन कैसे किया था आपने? हाँ, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो ये मतलब क्लासेस ली मैंने कि किस तरह से क्या करना चाहिए, और ये तो सभी जगह अवेलेबल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब अब अवेलेबल करवाते हैं। और फिर वहाँ से पता चला कि हमें मेनली डेफ के बारे में तैयार करना होता है, हमारे नाम से लेके जहाँ से हम हैं मतलब ज़िला, और हमारे ग्रेजुएशन के बारे में ये सब तैयार करना होता है, और एक ख़ास तौर पे हमारी हॉबी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हॉबी यदि नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि हॉबी बहुत ही ज़्यादा मतलब
दिक्कत करती है, तो हॉबी होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर हमें वो तैयार करनी कोई पड़ती किसी है। को वो बोलते हैं ना कि यार मुझे तो हॉबी, मुझे पता ही नहीं है मेरी हॉबी क्या है, तो कैसे क्या डिसाइड करेंगे फिर? वो हमें खुद सोचना होता है, क्योंकि हम परेशान रहते हैं, आज अपने आसपास ढूंढते हैं हम क्या हॉबी बने, हम अपने दोस्त की हॉबी देख के भरने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रहती है। आप एक बार अंदर से सोच के देखें कि क्या हॉबी है, तो वो पता चल जाती है। जैसे मैंने मतलब मेरी भी ऐसी स्पेसिफिक हॉबी नहीं थी, मतलब एक थी पेंटिंग करना, बाकी ऐसा कुछ और नहीं था कि मुझे और कुछ पसंद हो। तो सोचा थोड़ा तो मिल गई, ऐसा नहीं है कि ना मिले। अच्छा, वहाँ पे जैसे कुछ हॉबी किससे रिलेटेड संबंधित रहता है, तो कुछ वहाँ पे करवाते हैं क्या? जैसे आपका पेंटिंग का था तो वहाँ पे ट्राई करवाते हैं क्या बोर्ड में, इंटरव्यू में, कि ऐसा करके बताओ कुछ, ऐसा कुछ? मुझसे तो नहीं करवाया गया था, पर ऐसा सुनने में आया था कि जिनने भी लिखा है तो वो वहाँ पे चित्र बनाने का बोलते थे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है कि चित्र मतलब बहुत पैनिक नहीं करता, बाकी और कोई हॉबी ऐसा वहाँ पे परफॉर्म कर नहीं सकते। और रही बात सिंगिंग की, तो गाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, तो इतना कुछ वो लोड नहीं रहता हॉबी का, वो तो आराम से हैंडल हो जाती माहौल है। ऐसा चल रहा है कि अगर कोई फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है या फिर वो पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो रहते हैं ना कि एक भेड़ चाल वाला, बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो चल रहा है। अगर कोई दोस्त कर रहा है तो वो भी करने लग जाएंगे, लेकिन उन्हें बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं था, ये हमें ना हमसे नहीं अपनी होगा। क्षमताएं पता होनी चाहिए कि क्या करना है। जैसे एक चीज़ आती है, मुझसे भी काफ़ी लोग पूछते हैं, लंबा समय हो गया मुझे तैयारी करते हुए, कि डिमोटिवेशन नहीं हुआ कभी, तो मैं ये बोलती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं होता, मतलब हुआ नहीं कभी कि मैं डिमोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे एक रहता ना कि हमारी पढ़ने की कैपेबिलिटी कितनी है, तो मैं कितने भी घंटे पढ़ सकती हूँ, मतलब मुझे उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। तो एक हर व्यक्ति को अपनी क्षमताएं पता होती हैं, तो हमें उनका ईमानदारी से आकलन करना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, और अगर हम वो कर लें और सही ट्रैक पकड़ें तो हो जाता है। अदरवाइज़ सिर्फ देख के कि मतलब ये तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जैसे कि हम तैयारी के दौरान देखते हैं काफ़ी, मतलब मेरे साथ वाले और मतलब और भी मतलब जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब उनका ये है कि प्लान बी वाला जो सिस्टम है, तो वो मुझे लगता है वो बहुत डाइवर्ट करता है एस्पिरेंट्स को, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर एक आध एग्ज़ाम देना हो तो चल जाता है, लेकिन आप ये सोचो कि आप 1 साल की तैयारी के दौरान और बार-बार कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर आपकी मेंस की तैयारी ज़रूर डिस्टर्ब होगी। तो आप अब कोशिश करें कि कोई और एग्ज़ाम ना दें, मतलब अपने एमपीपीएससी पे फोकस करें। और एमपीपीएससी बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम लगा। एक कि अगर हम कंसिस्टेंट तैयारी करते हैं ना, अगर हम 1-1.5 साल का भी समय दें तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और हम आराम से सिलेक्शन अगर ले कोई सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में हो, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, फेस करते हैं, तो क्या हमारी जॉब से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर? हाँ, पूछे जाते हैं। जिस भी जॉब में हम रहते हैं, अगर हमें समय हो गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हुआ है तो जस्ट बहुत ज़्यादा पूछ लेंगे। पर हाँ, अगर आप लंबे समय से जॉब कर रहे हैं तो ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं अभी पटवारी हूँ, तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब एक तो मतलब क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है बहुत ही व्यवहारिक थी, बहुत ही ऐसे नहीं था कि मतलब थ्योरिकली नहीं पूछा गया। और बाकी जैसे भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर मतलब आपके जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है तो उसका भी पूछा जाता है। तो आप अगर जॉब में हैं तो जॉब का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें, और पटवारी की जॉब में हैं तो आप व्यवहारिक क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार पहली बार रहें। इंटरव्यू देने जाता है, ऐसा कुछ हुआ था? मतलब अंदर डर बना रहता था कि यार पहला इंटरव्यू में पता नहीं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे वहाँ पर, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, मुझे तो इंटरव्यू का बहुत फ़ियर था। मतलब एक बोलते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं जो शायद एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें बोलने में दिक्कत नहीं आती है, पर मुझे बहुत डर लगता था। तो ये डर मैंने सिर्फ मॉक दे के ही दूर किया। मतलब मॉक देने के बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं दे सकती हूँ अच्छे से, मतलब बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत हेजिटेशन होता था। तो ये चीज़ मॉक से ही सही हुई। जैसे आपने बताया मुझे कि बोलने में आपको बहुत दिक्कत होता है, ये कई सारे स्टूडेंट के साथ में नॉर्मली होता है। कहीं किसी खुद अगर बात करेंगे दोस्त लोग से तो कर सकते हैं, बाकी कहीं या कैमरा के सामने या फिर कहीं इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पर अपने आप को जो प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि बोल नहीं पाते हैं। तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया इसका, मतलब कैसे तैयार रहे आप? देखो, ये जो अपनी खुद की क्षमता होती है ना, ये कह सकते हैं कि
पढ़ने की क्षमता बोल सकते हैं। तो मेरा ये है कि मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, मतलब कुछ भी तैयार कर सकती हूँ। तो जब मॉक देने जाती तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो मुझसे बनते पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो मैंने वो चीज़ें जैसे कुछ भी पूछा उसके बारे में डिटेल, फिर पढ़ाई करो, फिर उसके बाद बोलने की खुद से प्रैक्टिस करो, मतलब मिरर के सामने बोलो, ऐसा मतलब मैंने ऐसा और क्या मैंने सुना था, तो फिर मैंने वो चीज़ प्रैक्टिस की। तो जब हम अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं मतलब तो वो हेजिटेशन दूर होता है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। और दूसरा ये कि मॉक दो तो मॉक से हेजिटेशन दूर हो जाता है। मेरा तो मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो मेंस में हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो बुक्स वगैरह नोट्स से पढ़ते हैं, क्या वहीं पे एग्ज़ाम में अपन प्रेजेंट कर पाते हैं जो हमने पढ़ा है? या मेंस की बात की जाए तो ऐसा होता है कि जब एक दिन में 10 यूनिट्स का टेस्ट होता है, मतलब एक पेपर में 10 यूनिट है, तो ऐसे हमने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वही होता है ना कि नोट्स बना लिया अगर आपने, तो आप एक दिन में 10 के 10 यूनिट रिवाइज़ करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ब्लैंक ही रहता है। तो ऐसा होता है कि हम पढ़ते 100 हैं, तो वहाँ पे हम जो डिलीवर करने वाली चीज़ है तो वो हम 40 ही कर पाते हैं। अगर हम वो 40 भी कर देते हैं तो भी हम शायद रैंकर बन जाते हैं। तो ये चीज़ है कि नोट्स बनाने में मतलब नोट्स बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन हमारा अच्छा हो जाता है। तो मतलब ऐसा है कि पूरा तो नहीं याद रह पाता, पर हाँ कुछ नंबर मिलते हैं उनके, ऐसा लगता है आपको? अगर टेस्ट भी दिए होंगे आपने तो ऐसा कि कुछ अपन थोड़ा सा एड ऑन कर रहे हैं, अपन को चीज़ याद नहीं आ रही, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो क्या उसके नंबर मिल जाते हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम 100% चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। तो अगर रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं और ऐसा मतलब कि एकदम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है तो भी हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने तो अपने मेंस में कभी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। एक आध 3 मार्कर में ऐसा होता है कि वो अननोन रहते हैं बिल्कुल ही, मतलब उनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 3 मार्कर छोड़ना उचित है, अदरवाइज़ नहीं। वो डीएसपी का पोस्ट मिला था, क्या पहले से आपको उम्मीद था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे डीएसपी का पद मिल जाएगा? ऐसे तो नहीं था कि डीएसपी ही मिलेगा, पर ये था कि हाँ शायद मेंस अच्छा गया था 2020 का, तो लगता था कि इस बार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और इसी कारण से मैंने अभी 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था मैंने नहीं दिया था। मतलब ये मान के चलिए कि मुझे पता था कि पोस्ट तो मिल ही जाएगी, पर कौन सी मिलेगी ये नहीं पता। जिस दिन उस दिन का नज़ारा क्या था, क्या व्यू था? मैं एक ईमानदारी से बात बताती हूँ कि देखो तैयारी के लिए मतलब टाइम दिया है मैंने, और बहुत उम्मीद करते करते वक्त हो गया है, तो वो चीज़ हाँ मिल गई, ठीक है, ओके। अभी मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगी। यादगार पल था जब मैंने बताया, मैं यहीं पे इंदौर में थी और मैं वो चीज़ देखना चाह रही थी कि एक लंबे इंतज़ार के बाद जब हमारा सिलेक्शन होता है तो हमारे घर वालों को जितनी खुशी होती है शायद हमें भी ना होती। तो मतलब परिवार वाले काफ़ी खुश हुए और फिर घर जाने के बाद उनने काफ़ी सम्मान किया। मतलब यहाँ तक कि मेरे एरिया में मतलब शायद ज़िले में मेरा शायद ओनली डीएसपी मैं ही थी, तो मुझे काफ़ी बधाइयाँ भी आई और मतलब मेरे गांव वालों ने मेरा सम्मान भी किया, वो प्रॉपर तरीके से, मतलब बहुत ऐसे वो निकाला था। हाँ, क्या मतलब कुछ बिल्कुल वही, मतलब एक जो होता है ना रैली टाइप से, वो किया था उन लोगों ने। हाँ, और क्योंकि ये हमारे एरिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, मतलब उनके लिए तो थी और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं सिलेक्ट हुई और इतनी सम्मानित पोस्ट पर सिलेक्ट हुई, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाके जब मैंने सम्मान पाया तब मतलब समझ में आया कि सिलेक्शन की खुशी मतलब सबके लिए भी उतनी ही। ये आपने सबसे अच्छा आपका लाइफ का खुशी का पल बताया। एक वो भी होता है ना कि यार बुरा पल बोल सकते हैं, बुरा वक्त होता है तैयारी के दौरान या उसके पहले भी कहीं पर, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा फेस आया? जी बिल्कुल, वो तो उतार चढ़ाव होते ही हैं जीवन में। मेरे जीवन का यही था कि मतलब मैं तैयारी कर ही रही थी और वो कोविड का जो दौर आया वो सबसे बुरा पल था उन सभी के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ खोया। मैंने भी मेरे पापा खोए मतलब इस कोविड के दौरान, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की मतलब लग रहा था कि अगर मेरे पापा होते तो शायद वो सबसे ज़्यादा खुश होते। और एक ये चीज़ भी है कि जब मतलब 2020 का मेंस आने वाला था उस दौरान मतलब मेरे पापा को गए हुए सिर्फ 5-6 महीने ही हुए थे, तो फिर मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना कि मतलब तैयारी करनी है, अभी तक इतना कर लिया तो थोड़ा और करना है।
तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत कठिन थी और मुझे अपनी फैमिली को उसी हाल में छोड़ के फिर जाना पड़ा, या मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने बोला कि आगे तैयारी करो, क्योंकि हम ईश्वर का लिखा हुआ तो हम नहीं मिटा सकते, पर हम आगे अपने हिसाब से कर पहुंचना सकते हैं। एक बड़ी मतलब चीज़ होती है, हर किसी का ये नहीं होता है। और आपने बताया कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल, मतलब आपके फादर का बताया आपने, तो थोड़ा सा वो रहता है ना कि यार कैसे अपने आप को संभाले और यहाँ तक लाए। तो स्ट्रगल की यदि हम बात करें तो मतलब जो भी हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो मेरे फैमिली ने, मेरी मम्मी, दीदी, मेरे 2 छोटे भाई, इन लोगों ने बाकायदा अपनी ज़िम्मेदारियों से मतलब ज़िम्मेदारी निभाई। और मेरा छोटा भाई वो बहुत मतलब काफ़ी कम उम्र है, 17 साल की उम्र में उसने काफ़ी कुछ मैनेज की चीज़ें। मेरी दीदी ने भी और मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि वो अकेली हैं या कुछ भी, तो उनने मुझे सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं कुछ करने के लिए तो फिर वो हम कर लेते हैं, क्योंकि और हमें किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मेरा तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ थी कि मेरे पापा का जो मतलब मेन था कि मैं कुछ बनूं, अधिकारी बनूं, तो वो पूरा हो गया और मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। इंदौर की लाइफ आपकी कैसी रही? इंदौर में मैंने बहुत ज़्यादा समय तो नहीं व्यतीत किया, मतलब पिछले 2020 के मेंस के पहले 6 महीने का और अभी 2-4 महीने का, मतलब इतना ही समय रहा। बाकी इंदौर काफ़ी अच्छा शहर है और अच्छा लगता है। मतलब मैंने दिल्ली और इंदौर में कंपैरिजन किया तो मतलब काफ़ी अच्छा है इंदौर। एस्पिरेंट या जो भी तैयारी करने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा बस यही कहना रहेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो बस लगे रहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ये ना सोचें कि मतलब होगा नहीं या कोई कमी है। आप बस हाँ, थोड़ी बहुत कमियां रह सकती है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है सेलेक्टेड स्टूडेंट और जो सेलेक्ट नहीं हुए उनमें। मतलब मैंने ऐसे देखा है, मेरे साथ वाले कुछ हैं लोग जिनकी मतलब तैयारी एकदम मुझसे तो बेहतर ही थी, तो उनका नहीं हुआ, पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, शायद उनकी वजह से मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो तैयारी करते रहिए और आप फिर और अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचेंगे। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि जिनकी तैयारी अच्छी है वो ज़रूर वीडियो सेलेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें और भी कुछ कवर करना चाहिए, इन टॉपिक के बारे में भी हमें पूछना चाहिए एस्पिरेंट लोगों से जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी पार्ट को कवर करने की। और एक और चीज़ बाद में एड ऑन करना चाहूँगा कि किन टॉपर्स का हमें नेक्स्ट इंटरव्यू लाना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए।